गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज एथिक्स में आज कुछ करेंगे, कल हम लोग आगे करंट अफेयर्स वाला करेंगे। तो एथिक्स में जो हम लोगों ने ह्यूमन वैल्यू की बात की थी, फैमिली वैल्यू की बात की थी, आज इंस्टीट्यूशनल वैल्यू, ऑर्गेनाइजेशनल और इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज, स्कूल और संस्थाओं से भी जो हम सीखते हैं, स्कूल से और संस्थाओं से बहुत कुछ सीखा जाता है। पहली बार फ्रेंडशिप करना सीखता है आदमी, शेयर करना सीखता है, शेयरिंग सीखता है, केयरिंग सीखता है। कई बच्चे जो स्कूल नहीं जाते या स्कूल नहीं जा पाते, उनमें और स्कूल जाने वालों में बहुत अंतर रहता है। और स्कूल पे भी डिपेंड करता है कि स्कूल कौन सा है ना। कई बार मिलिट्री स्कूल होते हैं या आर्मी वालों के स्कूल होते हैं, कई सारे ऐसे रॉयल फैमिलीज़ के स्कूल होते हैं। तो कई जगह पर बहुत ज़्यादा कई महंगे स्कूल हैं, जैसे दून स्कूल है, मसूरी के स्कूल हैं, नैनीताल के हैं, शेरवुड है। तो वहाँ के डिसिप्लिन बिल्कुल, बोर्डिंग स्कूल का फिर एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग होता है, नवोदय स्कूल का अलग होता है, केंद्रीय विद्यालय का अलग होता है। तो स्कूल्स के अलग अलग, ऑल इंडिया सर्विस के बच्चे जहाँ होते हैं, यानी उनके बच्चे होते हैं ऑल इंडिया सर्विस वालों के। तो कई ऐसे स्कूल हैं जिसमें देश भर के अलग अलग कल्चर मिलते हैं। किसी छोटे गांव के स्कूल में अगर उस गांव में 6-7 जाति के लोग रहते हैं, तो स्कूल में भी वही 6-7 जाति के लोग इकट्ठे होंगे। लेकिन किसी शहर के बड़े स्कूल में कम से कम 2000 जातियों के स्कूल मिलेंगे आपको, जिसमें 2000 से ज़्यादा जातियों के लोग हैं। तो वहाँ का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट होगा, वहाँ से अलग प्रकार की वैल्यूज सीखने में आएगी। उसकी ज़िंदगी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर, अगर कोएड स्कूल में पढ़ा है, लड़के लड़की साथ में पढ़ते हैं ऐसे स्कूल में, तो बहुत सारी चीज़ें वो सीखता है इस प्रकार की कि कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो महिलाओं के साथ उसका ज़िंदगी भर का व्यवहार उसी तरह से होता है। तो ये अभी तो यूपीएससी का कुछ ट्रेंड ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें कमियां हैं, क्योंकि सी सेट का पेपर भी केवल मेंटल एबिलिटी के नाम पे थोड़ी बहुत मैथ्स का टेस्ट कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जिनको एक्सपोजर नहीं है सोसाइटी का, जैसे इंजीनियर्स हैं, वो जो थोड़ा ज़्यादा अच्छा कर जाते हैं सी सेट में तो प्रीलिम्स निकाल ले जाते हैं, और मेंस में भी अपना एक सब्जेक्ट ले लिया इंजीनियरिंग का या फिर सोशियोलॉजी ले लिया, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट ले लिया जिसको आसानी से कर लेते हैं और आईएएस हो जाते हैं। बट सोसाइटी के प्रति एक्सपोजर नहीं होता, इसलिए एथिक्स की दिक्कत आती है। आगे जाकर के भी वो सोसाइटी वाला कुछ नहीं सीखते, एमबीए कर लेते हैं। तो पहले इंजीनियरिंग किया, फिर एमबीए कर लिया, तो एमबीए फिर प्रॉफिट सिखाता है। तो जो मेंटल एबिलिटी का यूज़ केवल करप्शन में करते हैं। नहीं, डॉक्टर होता है, जैसे कि डॉक्टर है तो किसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस होती है उसकी, वहाँ से अच्छे बड़े सिविल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर उसने डॉक्टरी की है, 4-5 साल पढ़ा है, तो उसको पता है कि कैसी कंडीशन में लोग आते हैं। कई लोगों के पास इलाज के पैसे नहीं होते, कैसे उसको एडमिट करते हैं, कितनी मुश्किल आती है, कितने लोगों की डेथ हो जाती है तो उनकी डेड बॉडी लेने भी नहीं आ पाते क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं, अंतिम संस्कार के पैसे भी नहीं है। ऐसे लोग भी वो देखता है। तो डॉक्टर को ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है सोसाइटी का इंजीनियर के बजाय। इसलिए आप देखेंगे कि जब डॉक्टर कभी आईएएस होता है तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, क्योंकि उसको सर्विस करनी है, ह्यूमन वैल्यूज़, इंस्टीट्यूशनल। इसलिए मैंने बताया ना, इंस्टीट्यूशन, कौन से इंस्टीट्यूशन से आप सीखते हैं, आपका इंस्टीट्यूशन कैसा है। अब इंजीनियरिंग में तो पब्लिक एक्सपोजर होता ही नहीं ना, सोसाइटी के बहुत ज़्यादा टच में आता ही नहीं है। तो वो तो एक ब्लंट और डार्क सब्जेक्ट है, ओनली मशीन्स एंड मटेरियल।
ओनली, लिविंग थिंग्स कहाँ है? सो जो लिविंग वाले जो हैं, खास करके जो सिंपल हैं, जैसे कि बैचलर ऑफ साइंस वाले ले लें कोई, कई लोग बीएससी बोल देते हैं उसको। इंजीनियरिंग तो अपने आप में केवल इंजीनियरिंग कहलाता है, देखा जाए तो वो भी बीएससी है, बैचलर ऑफ साइंस, सब लोग साइंस के ही हैं, बट उसको वो बोलते हैं इंजीनियरिंग प्रोफेशनल डिग्री। इंजीनियरिंग मतलब प्रोफेशनल डिग्री। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, तो अभी आप मध्य प्रदेश में अभी देखो एक 12 IAS आए हैं, उसमें से 11 इंजीनियर हैं। तो उसका कारण है 2014 के बाद जितना भी सब वो हो रहा है, तो वो CSET के वजह से वही लोग सबसे ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक, यही हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बारे में है। तो वही बात अगर इंग्लिश मीडियम में वो आदमी लिखता है, साधारण सी बात, तो उसको इंटेलिजेंट माना जाता है। इंग्लिश में बोल रहा है इसलिए इंटेलिजेंट है, जबकि बोल साधारण बात रहा है। अगर उसमें वो मजाक जोड़ लेता है इंग्लिश में, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि ह्यूमर भी ऐड कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये स्किल कही जाती है। हिंदी में ही मजाक कर देगा तो वो उसको साधारण बात मानी जाती है। तो यही कारण है कि आपके हिंदी मीडियम के जो है सिलेक्शंस जो है वो बहुत कम होते हैं, जबकि बात वही होती है। तो ये सा किसने कह दिया कि सारे इंटेलिजेंट लोग जो है IIT में चले जाते हैं या सारे के सारे इंजीनियर हो जाते हैं? समाज का जो इंटेलिजेंट तबका है वो इंजीनियर ही होता है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो बल्कि उनका तो एक्सपोजर कम से कम है, खास करके शहर में रहा है और इंग्लिश मीडियम में रहा है और इंजीनियर है, तो उसका तो सोसाइटी के प्रति एक्सपोजर हुआ नहीं है। और सर्विस के दौरान भी कोई ऐसी ट्रेनिंग प्रॉपर होती नहीं है कि जिसमें एक्सपोजर आ जाए, तो इसीलिए इनसेंसिटिविटी बनी रहती है। पूरी सर्विस में वो अपनी मेंटल एबिलिटी भी उसके पास है, कैलकुलेशन, उसको वो यही लगा। तो एथिक्स के पेपर में भी उसको लिखना आ जाता है ना, उसको मालूम है मैं वैल्यूएट हो रहा हूँ, मेरा मूल्यांकन हो रहा है। तो ऐसे किसी से सड़क पे पूछो कि सड़क पे कोई आदमी एक्सीडेंट हो गया है तो क्या करोगे, तो एक 4 ऑप्शन दे दिए, जैसे कि हॉस्पिटल ले जाएंगे या किसी को फ़ोन करेंगे या एम्बुलेंस वाले को फ़ोन करेंगे, अपनी गाड़ी में डाल के ले जाएंगे। तो वो उसको मालूम है कि मैं भी वैल्यूएट हो रहा हूँ, मेरा मूल्यांकन हो रहा है, इसलिए वो जानबूझ करके वही लिखेगा। चाहे वो असली ज़िंदगी में उसको ले जाएगा नहीं ले जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन यहाँ जरूर वो लिखेगा कि अपनी गाड़ी में डाल के मैं ले जाऊँगा। उसको मालूम है इससे मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो ये शातिराना अंदाज तैयार होता है। तो आप टेस्ट ही नहीं कर सकते किसी को, टेस्ट करने का तरीका है नहीं। तो इसलिए वो जो मशीन जैसे जो लोग हैं, जिनमें ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं है, जो ह्यूमन नहीं है, मानवतावादी दृष्टिकोण जिसमें नहीं है, ऐसे लोग सबसे ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं। और उसको रोकने के लिए एथिक्स का पेपर ला रहे थे, वही उनके पहुंचने का टूल बन गया, क्योंकि उनको पता है कि वो वैल्यूएट हो रहे हैं। तो एथिक्स के पेपर में वो वैसे ही लिखने लगे, बल्कि उन्होंने और पैसे में अच्छी कोचिंग कर ली, तो अच्छी कोचिंग में उन्हें और अच्छे से लिखना बता दिया कि ऑनेस्टी के लिए क्या लिखोगे, इंटीग्रिटी के लिए क्या करोगे, उसके लिए कैसे अच्छा लिखोगे। तो उन्होंने लिखने के लिए अच्छे अच्छे शब्द दे दिए, भारी भरकम एग्जाम्पल्स दे दिए, बड़े बड़े थिंकर्स के नाम दे दिए, कोटेशंस दे दिए। तो वो और ज़्यादा मार्क्स लाने लगे उसमें, जो बदमाश हैं वो और ज़्यादा ला रहे हैं। तो आप रोक ही नहीं पा रहे हो। तभी तो आप देखते हो कि सेंसिटिव नहीं है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरा खोखला है। उसका कारण है कि अच्छे लोग नहीं हैं, जिनको आना चाहिए वो बाहर हो रहे हैं, जिनको नहीं आना चाहिए वो भरमार हो रही है, अंदर जा रहे हैं। इसलिए इस पेपर को थोड़ा सा सिंसियरली पढ़िए। 125, 130, 140 मार्क्स ला सकते हैं, कर सकते हैं आप। उसके लिए अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एक एक कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो हमने फैमिली वैल्यूज़ भी देखा था, ह्यूमन वैल्यूज़ देखा था, और इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़। वहाँ से भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। पहली बार बहुत सारी चीज़ें, चीटिंग करना और झूठ बोलना और बहुत सारी चीज़ें चुराना, ये सब चीज़ें भी कई बच्चे स्कूल से सीखते हैं। कई चीज़ें निगेटिव चीज़ें भी सीखते हैं, क्योंकि अभी तक तो उनके दोस्त नहीं थे। अब घर वालों से झूठ बोलना भी कई बार स्कूल से सीख जाता है आदमी। उसके दोस्त पे डिपेंड करता है स्कूल कौन सा है, फ्रेंड्स कैसे हैं, सर्कल कैसा है, टीचर्स कैसे। बहुत सारे पेरेंट्स अपने जो बात वो खुद बच्चों को कहना चाहते हैं, उनके टीचर को बोल के आते हैं कि आप कहिए, ये आपकी बात ज़्यादा मानते हैं, आप कहेंगे तो ज़्यादा समझेंगे।
तो इसका मतलब है कि वो रोल मॉडल मानते हैं टीचर को, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं। आइए कुछ बेसिक चीज़ों पे बात करते हैं जो पहले भी हमने किए डिस्कस, आज थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए। जैसे हमने बताया था सिंपैथी, एम्पैथी और कॉम्पैशन, तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज़ में पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ के लिए सिंपैथी, एम्पैथी और कॉम्पैशन का क्या है? पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ के तौर पे सिविल सर्विसेज में एक सिविल सर्वेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, आम लोगों के लिए सिंपैथी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि वो सिंपैथाइज कर देते हैं। तो सिंपैथी के लिए आप ये लिख सकते हैं कि देखना, सीइंग, आई कैन सी योर पेन, मैं आपका दुख देख सकता हूं। आई कैन सी, यानी कि सिंपैथी में आपने उसको देखा। एम्पैथी में आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन फील, आई फील यू, मैं महसूस कर सकता हूं, मैं समझ सकता हूं, दुख को समझ सकता हूं, देख रहा हूं आपके दुख को, या मैं देख सकता हूं, मैं देख रहा हूं। और इसमें है आई एम अंडरस्टैंडिंग, मैं समझ रहा हूं, आई एम फीलिंग। एंड कॉम्पैशन, मैं देख भी रहा हूं, समझ भी रहा हूं दुख को, और मैं इसके लिए कुछ करूंगा। जैसे कि एक एग्जांपल दें कि किसी का फ़ोन आया कि हॉस्पिटलाइज हुए हैं और अब उनको ब्लड की भी ज़रूरत पड़ेगी और एक्सीडेंट हुआ है भयानक, और ऐसे में आपने उनको फ़ोन करके कह दिया घर वालों को या उसको, अगर वो होश में है, कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सिंपैथी, इसको बोलेंगे सिंपैथी। एक व्यक्ति तुरंत अपना बाइक उठा के या कार उठा के पहुंच गया हॉस्पिटल, और वहां उसने जाकर के सहारा दिया उसको और उसको कहा देखो मैं आ गया हूं, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एम्पैथी, मैं समझ सकता हूं। और तीसरे ने वहां व्यवस्थाएं बनाने में मदद कर दी। डॉक्टर नहीं आ रहा था तो डॉक्टर बुला दिया, मेडिसिन दिलवा दी, ब्लड अरेंज करा दिया, अपने और फ्रेंड सर्कल को बुला लिया। कॉम्पैशन, ये है कॉम्पैशन। 3 स्टेज है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज में, सिविल सर्विस में कॉम्पैशन मस्ट, क्योंकि आप केवल देखने वाले और समझने वाले नहीं हो सकते, उससे कोई काम नहीं चलने वाला। आपसे सिंपैथिक का तो आप काट दीजिए, सिंपैथिक को तो एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू में माना ही नहीं जाता, क्योंकि सिंपैथाइज करने से तो कोई मतलब नहीं है, केवल सिंपैथाइज करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि एक कलेक्टर है, एसपी है, वो सिंपैथाइज करने लग जाएगा, सिंपैथी, आई एम विथ यू, अरे कैसे हो आप हमारे साथ, और कहाँ हो, हमको तो दिखाई नहीं दे रहे हमारे साथ, आप तो जिन लोगों ने पिटाई की है, जिन्होंने कष्ट पहुंचाया है, उन लोगों के साथ दिखाई दे रहे हो। तो ये बात बोलना भी बेकार है। इसलिए एसपी और कलेक्टर होकर के, एसडीएम होकर के, तहसीलदार होकर के अगर आप कहेंगे कि आई एम विथ यू, बकवास चीज है, काट दीजिए, उस लाइन को काट दीजिए। सिंपैथी कोई मतलब नहीं है, सिंपैथी आपको दिखाना ही नहीं है। एम्पैथी, कम से कम एम्पैथी, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है सिविल सर्विसेज में एम्पैथी, और मैक्सिमम कॉम्पैशन। उससे ज़्यादा भी नहीं करना है कि मरीज को हॉस्पिटल के बजाय अपने घर में ही एक कमरा ले आया और उसमें रख दिया और उसका इलाज कराने लगे, क्योंकि आपका कलेक्टर का निवास बहुत बड़ा है, तो आपने ऐसा भी नहीं करना है। कॉम्पैशन से ज़्यादा हो जाएगा वो। तो मैक्सिमम कॉम्पैशन और मिनिमम एम्पैथी, इतना तो मांगता है। एम्पैथी तो होना चाहिए, और मैक्सिमम आपको कॉम्पैशन तक जाना चाहिए।
करुणा, कॉम्पैशन को हिंदी में अगर कुछ करना, किसी के लिए कुछ करना। करुणा भी एक ऐसा शब्द है जो दिखावा टाइप हो जाता है, कई बार ऐसा लगता है कि ये वर्च्यू है और ये इस आदमी में है तो मतलब ये करुणा वाले आदमी बड़े दयावान हैं, तो वो उसको ज़्यादा ग्लोरीफाई करता है। किसको? जिसके अंदर करुणा है उसको ज़्यादा वो करता है, जबकि करुणा से रिजल्ट आना चाहिए, इसलिए कुछ करना, करुणा के बजाय किसी के लिए कुछ करना। समथिंग डूइंग फॉर अदर्स, किसी के लिए कुछ करना, अन्य लोगों के लिए कुछ करना। करुणा, कॉम्पैशन, बेटर देन एम्पैथी। तो ये ज़रूरी है एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज़ के लिए। तो ये देखो केस स्टडीज़ आएंगी, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तब आपको वो इसमें लेके आएगा। तो यहाँ पकड़ में नहीं आना है, आपको कॉम्पैशन तक जाना है, ठीक है ना। ये आपकी मिनिमम डिमांड है, तो इसको पूरा करना है, ठीक है। कॉम्पैशन कितने तरह का हो सकता है? एम्पैथी कैसे दिखाएंगे? एम्पैथी का थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एम्पैथी कैसे दिखाएंगे? एम्पैथी शो कैसे करेंगे? एक्सप्रेस कैसे करेंगे? एम्पैथी एक्सप्रेस करना होती है। एक्टिव लिसनिंग एम्पैथी एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। सबसे फर्स्ट हियरिंग, एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय तौर पे उससे सुनना। सबसे पहली फर्स्ट चीज, जिसे कष्ट है, जिसे दुख है, जो विक्टिम है, उसको सुनना, तभी तो समझेंगे ना उसको, अंडरस्टैंड कैसे करेंगे। अगर आप ध्यान से सुनेंगे नहीं, आपका ध्यान कहीं और है, वो अपने दुखड़ा बता रहा है और आप सुन ही नहीं रहे हैं, तो एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग उसको कहते हैं जब आप सारा काम छोड़ करके उसको सुनते हैं और बीच बीच में क्वेश्चन भी करते हैं उससे। अच्छा, तो उस समय में और कोई नहीं था वहां पर? बोलेंगे नहीं कोई नहीं था। तो रात का 8 बजा था क्या? कितना टाइम हुआ था? रात मतलब कितनी रात हो गई थी? जब वो केवल बोल रहे हैं कि नहीं शाम हो गई थी, रात हो गई थी, तो कितना बजा था आप पूछ रहे हैं, तो उसका मतलब है आप एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं, आप ध्यान से सुन रहे हैं। तो प्रशासनिक, देखिए यो एम्पैथी सिंपैथी कई जगह लिखा होगा, लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको बार बार ये महसूस करना होगा कि ये चैप्टर आपके टॉपिक इसलिए रखे गए हैं क्योंकि आप एसडीएम हैं, कहीं के कलेक्टर हैं, कहीं के एसपी हैं, और आपके सामने कोई प्रॉब्लम लेकर के आया है, तो आप उसको ध्यान से सुन रहे हैं। तो एक्टिव लिसनिंग, इससे बहुत सारा कष्ट उसका निवारण हो जाता है कि उसने अपनी बात पूरी अच्छी तरह से। कोई डॉक्टर जब हमारा बात को पूरी अच्छे से तरह से सुन लेता है, तब भी हम बहुत सारी बीमारी को हल्का हो जाते हैं कि डॉक्टर ने, उसके बाद वो मेडिसिन तो कई बार वही लिखता है जो उसको लिखना है, लेकिन वो हमारी बात को सुनता है और कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है आपको, कितने दिनों से हो रहा है, अच्छा ये पहले भी होता था, अच्छा तो कहीं गिर गए थे, अच्छा चोट नहीं है, मतलब ये अचानक से शुरू हुआ है, इससे पहले आपने क्या क्या टेबलेट ली है। फिर कई तरह की पूछताछ करता है, आप भी अपनी बात बताते हो, नहीं तो कई डॉक्टर मना कर देते रोज, अरे इतना सब मत बताओ, हुआ क्या है बताओ, बस फालतू बात मत करो, ऐसे डांट देता है। तो ये एम्पैथी डॉक्टर में भी बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर का पेशा भी पूरा, बल्कि उससे ज़्यादा है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, इसलिए ये चैप्टर उसके भी बहुत काम का है, ठीक है ना। सिंपैथी दिखाने से डॉक्टर सिंपैथी, अरे तुम्हारा तो बहुत कष्ट है, तुम तो बहुत बीमार हो गए, बहुत दर्द हो रहा होगा, भाई हम क्या करें, मतलब ये तो ऐसा नहीं हो। तो जिन लोगों को सॉल्व करना है वो चिंता नहीं दर्शा सकते। जिन लोगों को, जैसे घर के लोगों को, भाई को, बहन को, पिता को, जो रिश्तेदार होते हैं, हमारा घर का आदमी जब होता है और अगर एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो पड़ोसी आकर के दुख जता जाए चलेगा, लेकिन घर का आदमी भी कहने लगा अरे कितना खून निकल रहा है और कितना दुखी है ये, अरे उठा के इसको हॉस्पिटल ले जाओ ना। कॉम्पैशन की जरूरत है, सिंपैथी की नहीं, एक्शन की जरूरत है। तो वो एक्शन है, कॉम्पैशन क्या है? एक्शन। सिंपैथी ओनली सीइंग, कॉग्निजेंस है, अंडरस्टैंडिंग के बाद में रिएक्शन आता है, तो रिएक्शन है। एम्पैथी रिएक्शन है, बट वो इमोशनल रिएक्शन है, वहां आपने कुछ किया नहीं है। कॉम्पैशन में फिजिकली आपको कुछ करना पड़ता है, वाकई में करना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है। उसको फंड की जरूरत है तो फंड दिलवाना पड़ता है, स्ट्रेचर की जरूरत है तो स्ट्रेचर लाना पड़ता है, ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन दिलवाना पड़ता है।
अब ये सारे इंजीनियर्स जो हैं अभी कोविड के टाइम पे बहुत सारे ऑक्सीजन वगैरह कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे थे, अब उधर सीसेट पास करके आ गए। तो असली ज़िंदगी के साथ जब खिलवाड़ हो रहा था तब इनके सबकी हवाइयाँ उड़ रही थी। पूरा फेल कोविड हुआ, वो सारा आईएएस लोगों की वजह से, डॉक्टर्स की वजह से पूरा कोविड फेल हो गया। 1 करोड़ लोग मरे, सरकार 5 लाख बता रही है। ये भी इन्होंने ही पूरा जाल बुना है कि 5 लाख ही बताना है। नेताओं को आखिर सिखाता कौन है? ज़्यादा बताएंगे तो दिक्कत आएगी। 1 करोड़ लोग साफ हो गए, हर आदमी का कोई न कोई रिश्तेदार मरा है कोविड में, और स्वीकार ही नहीं करते। फेल्योर है टोटल, वो आपकी पढ़ाई बेकार है, सब सारी पढ़ाई बेकार है। खास करके आईएएस मैनेज तो वही कर रहे थे, डॉक्टर से तो अपेक्षा कर नहीं सकते क्योंकि वो तो एमबीबीएस करके अपना एमडी करके आए हैं, तो वो तो मैनेजमेंट जानता नहीं है। सब कुछ इन्हीं को करना था। इतना ही अच्छा सी सेट है तो फिर कैलकुलेट ही कर लेते कि कितना पहले से कितना रेमडेसिविर चाहिएगा, पहले से कितने इंजेक्शन लगेंगे, पहले से कितनी दवाइयाँ लगेंगी, बहुत कुछ कर लेते। वही तो अकल नहीं है, पैसा जोड़ना है बस, उसको जमा करना है, पैसा अय्याशी करनी है, आवारागर्दी करने से फुर्सत ही नहीं है। तो वाकई में प्रॉब्लम कैलकुलेशन गड़बड़ा गया, ठीक है ना। इसलिए केवल सी सेट का पेपर से कुछ नहीं होगा, इस पेपर को भी बड़ा प्रैक्टिकल सा बनाना पड़ेगा, क्योंकि कॉपी में तो वो लिख देता, असली ज़िंदगी में वो सेवा करता है कि नहीं करता है। यहाँ तो बहुत अच्छे से लिखेगा क्योंकि वो वैल्यूएट हो रहा है। मैंने बताया कि उसके मार्क्स मिलने वाले हैं, तो मार्क्स लेने में तो माहिर है बचपन से। तो यह उसको मालूम है कि ये रटने से मार्क्स मिलता है, तो रट के और लिख के आ जाएगा। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डीप में ले जाके बार बार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो कॉम्पेशन, फैमिलियल कॉम्पेशन, फैमिली के लोगों के लिए कॉम्पेशन। कई लोग फैमिली के लिए तो कॉम्पेशन रखते हैं, फैमिली के लिए रखते हैं, लेकिन जॉब के लिए अपने ऑफिस में वहां है कि नहीं आपका कॉम्पेशन? वहां पर तो कई तरह के कॉम्पेशन, तो पढ़िएगा, उसको अच्छे से लिखिएगा, उदाहरणों को तैयार करिए, एग्जाम्पल्स लिखिए। केस स्टडीज आएंगी तो उसमें से कहीं न कहीं आपको ये टर्मिनोलॉजी निकालनी होगी, ठीक है ना। आइए अब आगे हम लोग और देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज में पब्लिक सर्विस वैल्यूज। पब्लिक सर्विस वैल्यूज बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, जैसे कि अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी लेना। जिम्मेदारी लेना बहुत फेमस जो है एसएलवी का एग्जाम्पल है अब्दुल कलाम का। अब्दुल कलाम SLV 3 आप सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा। अब्दुल कलाम की डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 3 मिनट की स्पीच है, 3-4 मिनट का वीडियो है, जिसमें वो बता रहे हैं कि सतीश धवन जो थे हमारे बॉस हुआ करते थे, और 1979 में जो है वो मिशन फेल हो गया। तो हमारा जो लॉन्चिंग था वो फेल हो गया, और मिशन डायरेक्टर वही थे, APJ अब्दुल कलाम थे। तो एज ए मिशन डायरेक्टर उन्होंने सारी अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि सबने मना कर, कंप्यूटर ने लिखा, काउंटडाउन जब चल रहा था तो कंप्यूटर ने मना कर दिया कि आप लॉन्च नहीं कर सकते, बट APJ अब्दुल कलाम ने रिस्क ली, उन्होंने कहा नहीं हम इसे लॉन्च करेंगे, और अंततः वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिर गया। तो ये जो फेलियर हुआ, इसके लिए सतीश धवन ने कहा चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो उन्होंने कहा कि ये हमारा फेलियर है, हमारी टीम बहुत अच्छी है, इसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मैं पूरे देश से क्षमा मांगता हूँ एक तरह से, क्योंकि हम सक्सेस नहीं हो पाए, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। इसरो चीफ थे वो। अगले साल
1980 में जब सक्सेस मिली तो उन्होंने अब्दुल कलाम को कहा कि आप जाइए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और बताइए कि हम सक्सेसफुल हैं। तो जब सॉरी बोलना था कंट्री से, तब बॉस खुद गए और अपनी टीम की तरफ से क्षमा मांग रहे थे और बोले टीम बहुत अच्छी है लेकिन मैं आपसे क्षमा। और जब क्रेडिट देने की बात आई तब वो अपने सबऑर्डिनेट को दे रहे हैं, मिशन डायरेक्टर को दे रहे हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम याद कर रहे थे कि ऐसे लीजेंड होते थे। सो लीडरशिप में अकाउंटेबिलिटी, फेल्योर को एक्सेप्ट करना, टीम के ऊपर ब्लेम नहीं करना, दूसरों के ऊपर नहीं डालना, उसमें हिम्मत होनी चाहिए कि ये मेरा है, फेलियर मेरा है, सक्सेस इन सब की है, श्रेय देना, क्रेडिट देना, अकाउंटेबिलिटी। डी.के. जोशी एडमिरल, नेवी चीफ थे और सबमरीन का एक्सीडेंट हो गया मुंबई में। तब उन्होंने दिल्ली में थे, वो उस समय दिल्ली में थे, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया। डी.के. जोशी एडमिरल ने रिजाइन कर दिया 2016, देख लेना डी.के. जोशी। एग्जाम्पल, एडमिरल डी.के. जोशी, नेवी चीफ, रिजाइन क्योंकि सबमरीन का एक्सीडेंट हो गया। वो मुंबई में हुआ, गेटवे ऑफ इंडिया के पास, बट रिजाइन कर रहा है दिल्ली में बैठा हुआ बॉस कि मेरी अकाउंटेबिलिटी है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं लीडरशिप के, अकाउंटेबिलिटी, कमिटमेंट। टाइलेनॉल जो दवाई थी पेन किलर जॉनसन एंड जॉनसन की, उसमें 3 लोग मर गए कनाडा में, और पूरे अमेरिका में वो दवाई पेन किलर के तौर पे बहुत अच्छा कर रही थी, पूरे वर्ल्ड में भी थी लेकिन खास करके यूएस में। तो यूएस के ड्रग डिपार्टमेंट ने बोला कि नहीं आप चिंता ना करें, ठीक है कनाडा में कुछ हुआ होगा, बाकी दवाई अच्छी है। लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन का जो चीफ था उसने कहा नहीं, ये सारा रिकॉल करो, सारा बुलाओ वापस, ये दवाई हम फिर से रिसर्च करेंगे। प्रॉपर रिसर्च हुई थी, सब कुछ हुआ था, उसके बावजूद उसने सारा, करोड़ों का नुकसान हुआ होगा डॉलर में, करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने सारा बिजनेस अकाउंटेबिलिटी, कमिटमेंट, जनता को जो बताया है वो विश्वास है ना, ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट। अकाउंटेबिलिटी और कमिटमेंट का मतलब यहां पब्लिक ट्रस्ट, जनता आप पे विश्वास करती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, पब्लिक सर्विस में आपको ये ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट बना के रखना पड़ेगा, जनता का विश्वास खुद के ऊपर। लिखोगे ना ये सब, ये कनेक्ट करना आना चाहिए लिखते समय। लिखना भी बड़ा चैलेंज है, 3500 वर्ड लिखना है। जनरली आपको 4000 वर्ड लिखना है अदर पेपर्स में, बट एथिक्स वाले पेपर में 3500 वर्ड लिखना है। तो ये तो अच्छी बात है, 500 वर्ड कम लिखना है, लेकिन यहाँ 2000 वर्ड पढ़ना भी है, क्योंकि लंबे चौड़े केस स्टडीज हैं और थिंकिंग भी करना है। दूसरे पेपर में ओनली क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस ओनली, 100 वर्ड, 200 वर्ड्स, मैक्सिमम 300 वर्ड्स। यहाँ 2000 वर्ड्स पढ़ना है और फिर 3500 वर्ड्स लिखना है। तो जब आप 2000 वर्ड्स पढ़ोगे तो उसका प्रोसेसिंग भी तो होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, प्रोसेसिंग होगा, तब जा करके लिखोगे। इसलिए ये बड़ा चैलेंज है। दूसरे पे कई लोग सोचते हैं ये ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ केवल ओनली 3500 वर्ड लिखना है, उधर 4000 लिखना पड़ता है, 4200 लिखना पड़ता है। तो ये ज़्यादा इजी है, नहीं है। 2000 प्लस वर्ड आपको पढ़ना भी है, रीड भी करना है। केवल रीड करना है नहीं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, माइंड को उसमें लगाना है। वो एनालाइज करेगा, कंटिन्यूअस एनालाइज करेगा, हर लाइन के बाद एनालिसिस है।
इंगेज रखना है आपको दिमाग को एनालिसिस में, अंडरस्टैंडिंग में, और फिर प्रॉपर लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मुश्किल काम है, सामान्य टास्क नहीं है, ठीक है। इसलिए इसकी प्रैक्टिस पहले से होना चाहिए, पहले से प्रैक्टिस करिए। पब्लिक सर्विस वैल्यूज, एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज, इन सबको, क्योंकि उसमें आपको देखना पड़ेगा कि ये कौन सी चीज़ है, क्या पूछ रहा है। कई जगह ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन लाइफ, और कई जगह वर्च्यूज करके पूछ रहा है, कई जगह 5 वर्च्यूज पूछ रहा है, कई जगह 10 वैल्यूज पूछ रहा है, तो 15 हो गई। फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पूछा उसने, 5 वैल्यूज बताइए, पब्लिक सर्विस वैल्यूज 5 काउंट कराइए। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है एन्यूमरेट कीजिए 10 एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज। अब फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन 5 वैल्यूज आपने वहां बता दी, 5 इसमें काउंट कराएंगे तो डबल हो जाएगी, रिपीट नहीं करना है, तो 15 याद होना चाहिए। कितनी याद होनी चाहिए? 15 वैल्यूज। तो ये चैलेंज जो है थोड़ा समझिएगा कि ह्यूमन बीइंग लिखा है, ह्यूमन लाइफ लिखी है, ह्यूमन सोसाइटी लिखा है, ह्यूमन वेलफेयर लिखा है, ह्यूमन केयर लिखा है, मतलब क्या लिखा है, वर्ड कौन सा है। कई लोग एक वर्ड देख करके बस लिखना शुरू कर देते हैं, पूरा रॉन्ग हो जाएगा डायरेक्शन। 10 मार्क्स का है तो 10 में से देखा जाए तो 0 देने लायक होता है, लेकिन वो फिर भी आप चूंकि 70, 80, 100 शब्द लिखते हो या 120 वर्ड्स लिखते हो तो वो 2 नंबर टिका देता है, लेकिन 10 में से 6-7 आने चाहिए, वो नहीं मिलते क्योंकि आप रॉन्ग लिखते हैं। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, प्रॉपर लिखिए उसको। लेकिन प्रॉपर कैसे लिखेंगे? कंसेप्ट क्लियर होंगे तब लिखेंगे। इसलिए वैल्यूज को थोड़ा सा डीप में तैयार करिए, एक एक चीज। कोटेशंस भी थे, कई कोटेशंस दिए रहेंगे तो उनको एक्सपांड करना है, बट पैराफ्रेजिंग करिए, अपने वर्ड्स में लिखिए, उसी को उसी के वर्ड्स में नहीं लिखना। ऊपर जो लिखा है क्वेश्चन के हेडिंग में केवल वो नहीं लिखना है, अपने वर्ड्स में लिखना है। मॉडल आंसर भी पूरा पक्का उस तरह का नहीं होता, क्योंकि हर बच्चा अलग लिखता है, हर आदमी का लिखने का तरीका अलग होता है, ठीक है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज कौन सा बताया? कमिटमेंट, सोशल कमिटमेंट, कमिटमेंट फॉर सोसाइटी, अगेंस्ट सोसाइटी, एंड अकाउंटेबिलिटी, इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी, पहले भी बताया था मैंने इम्पार्शियलिटी पे। कई लोग इक्वालिटी के साथ मैच कर देते हैं इसको। इक्वालिटी डिफरेंट चीज है, इक्वालिटी पॉलिटी का वर्ड है, तो पॉलिटी की टर्मिनोलॉजी को इधर नहीं लाना, राइट टू इक्वालिटी। इम्पार्शियलिटी मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, नो डिस्क्रिमिनेशन। एक्ट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, इम्पार्शियलिटी। और एक तरफ पे भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे और एक तरफ कहेंगे समान रूप से व्यवहार करेंगे। तो समान रूप से व्यवहार करने की बात जब आती है, इक्वालिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वलिटी, पॉलिटी, वहां पॉलिटी हो जाएगा। लेकिन जब इम्पार्शियलिटी की बात हम करते हैं कि हम पार्शियल नहीं होंगे, किसी की तरफदारी नहीं करेंगे, इम्पार्शियलिटी, तब इम्पार्शियलिटी इसका वर्ड आ जाएगा, एथिक्स का। इम्पार्शियलिटी किसका आएगा? एथिक्स का। इम्पार्शियल होना पड़ेगा, ठीक है ना। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो यूपीएससी ने शायद 2016 में पूछा था, पैट्रियटिज्म, पैट्रियटिज्म, देशभक्ति, पैट्रियट होना, देशभक्ति। तो मैंने पहले भी, मेरा एक लेक्चर है नेशनलिज्म वर्सेस पैट्रियटिज्म,
यानी कि राष्ट्रवाद वर्सेस राष्ट्रभक्ति। सो नेशनलिज्म एक पॉलिटिकल टर्म है एंड पेट्रियोटिज्म टुवर्ड्स पीपल। राष्ट्र की सेवा करना राज्य की सेवा करना है, यानी गवर्नमेंट से जुड़ी हुई चीज है। राष्ट्र, स्टेट, सर्विस टुवर्ड्स स्टेट्स। एंड राष्ट्रभक्ति जनता की सेवा करना, राष्ट्र के लोगों की सेवा करना। दोनों में डिफरेंस है। पीपल, एक के लिए जनता इंपॉर्टेंट है, एक के लिए राष्ट्र की बाउंड्री और राष्ट्र की सीमाएं और राष्ट्र का स्ट्रक्चर और सरकारी तंत्र, पॉलिटिकल सिस्टम, पार्टी, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो प्रेफरेंस किसको देते हैं, राजनीति को या जनता के दुख दर्द को दूर करने को? तो जब आप जनता के दुख दर्द दूर करने की बात सोचते हैं तो पैट्रियोटिज्म, राष्ट्र भक्ति। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ज्यादा पैट्रियोटिज्म ना होकर के नेशनलिज्म की तरफ है, जबकि भगत सिंह पैट्रियोटिज्म की तरफ है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको देशभक्ति के लिए जाना जाता है, राष्ट्रवाद के लिए नहीं। राष्ट्रवाद डिफरेंट चीज है। जनता, पब्लिक, इसलिए गांधी ने पब्लिक की तरफ बात की थी। पब्लिक से जुड़े हुए नेता थे, लोगों के दिलों पे राज करने वाले नेता। भारत पे राज नहीं कर रहे थे, भारत पे राज तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, प्रधानमंत्री तो वो थे। दिलों पे राज कौन कर रहा था? पैट्रियोटिज्म। सिंबॉलिक नहीं होता पैट्रियोटिज्म। झंडा लहराना पैट्रियोटिज्म नहीं है। 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे परेड होता है उसमें झंडा लहराना, या क्रिकेट मैच हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का, उसमें झंडा फहराना, ये कोई राष्ट्रभक्ति नहीं है। शॉर्ट टर्म नहीं होती। राष्ट्रभक्ति कंटिन्यूअस होती है, डेडिकेटेड, समर्पण। राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा करना राष्ट्रभक्ति है। सड़क को गंदा नहीं करना राष्ट्रभक्ति है। साफ सफाई रखना राष्ट्रभक्ति है। विदेशियों के साथ अच्छा व्यवहार करना राष्ट्रभक्ति है। पिछड़े हुए लोगों के लिए, उनको आगे लाने के लिए कुछ करना राष्ट्रभक्ति है। नियमित रूप से करना, शॉर्ट टर्म प्रैक्टिस नहीं है। किसी एक सप्ताह कर देना से बात नहीं बनेगी। पर्यावरण को अच्छा रखना राष्ट्रभक्ति है। कमजोरों की सहायता करना राष्ट्रभक्ति है। बाकी राजनीति है, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। और यही सब चीजें वोट के लिए या उसके बदले कुछ प्राप्त करने के लिए करना, तो फिर वो नेशनलिज्म में आ जाएगी। और जब आप किसके बदले में कुछ नहीं चाहते तो वो राष्ट्रभक्ति हो जाएगी। क्लियर? तो राष्ट्रभक्ति बिल्कुल अलग चीज है। पैट्रियोटिज्म, अब सिविल सर्विसेज में पैट्रियोटिज्म, सुबह 11 बजे ऑफिस चले। देखिए, पैट्रियोटिज्म का मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं है, एग्जिजरेट नहीं करना है कुछ भी कि बहुत ही ज्यादा मतलब राष्ट्रभक्ति के लिए कुछ करना पड़ेगा। आईएएस अधिकारी 11 बजे चला जाए, 6 बजे तक अपने 5-6 बजे तक अपने ऑफिस में रहे, दिन भर जितने लोग परेशानी लेके आते हैं उनको एक्टिवली लिसनिंग करे, एक्टिव लिसनर रहे दिन भर। राष्ट्रभक्ति, पैट्रियोटिज्म। आप अपने ही काम को बहुत अच्छे ढंग से करो। क्वेश्चन था 2014 में कि डिफेंस सर्विसेज के लिए राष्ट्रभक्ति है पूरी तरह से मार्टियर हो जाना या बिल्कुल एकदम शहीद हो जाना देश के लिए। डिफेंस में जो लोग होते हैं, आर्मी में होते हैं या एयरफोर्स में होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि किसी भी हद तक, यानी कि एकदम देश के लिए जान तक
कुर्बान कर देना, उसको राष्ट्रभक्ति बोलते। तो एक सिविलियन के लिए, एक नागरिक के लिए पैट्रियोटिज्म क्या होगा बताइए। तो नागरिकों के लिए पैट्रियोटिज्म क्या होगा, तो मैंने आपको अभी बताया, सिविल सर्विसेज वैल्यूज, एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज, पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म भी सिविल सर्विसेज वैल्यूज में, यानी पब्लिक सर्विस वैल्यूज में पैट्रियोटिक होना पड़ेगा, राष्ट्रभक्त होने की जरूरत है, दिखावा करने की जरूरत नहीं, अपने अंदर से लेके आने की जरूरत है। केवल गाना गाना या केवल राष्ट्रभक्ति का कोई चिन्ह लगा के चलना या तिरंगा लगा के चलना, गाड़ी के ऊपर तिरंगा लगाना या टेबल पे लगाना, उससे बात नहीं बनेगी। वो कतई नहीं है पैट्रियोटिज्म। वो है अच्छी बात है साथ में, लेकिन लोग, पब्लिक, पीपल, तो पैट्रियोटिज्म टुवर्ड्स पीपल। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? तो वो वाला भी देख लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा। लेकिन वो जो है थोड़ा सा राजनीतिक ज्यादा है, वो हमने पॉलिटी के लिए दिया था। वो वाला जो लेक्चर दिया था वो पॉलिटी के लिए दिया था। आज हम दे रहे हैं एथिक्स के लिए। तो यहां जो बेसिक यूनिट है एथिक्स में, मैंने पहले भी बताया था, सिटीजन नहीं है यहां बेसिक यूनिट, ह्यूमन। यहां जो बेसिक यूनिट है वो ह्यूमन, मानव। पॉलिटी में बेसिक यूनिट सिटीजन। मैंने बताया था इकोनॉमी में कंज्यूमर, इकोनॉमी में बेसिक यूनिट कंज्यूमर, ग्राहक। इसलिए बैंक वाला ये नहीं बोलता कि मानव आया है, इंसान आया है मेरे बैंक में, वो बोलते नहीं कस्टमर आया है। डॉक्टर बोलता पेशेंट आया है ना। कलेक्टर के, एसपी के यहाँ पे एप्लीकेंट, फरियादी, फरियादी आया है, दरख्वास्त लेकर आया। इंसान कोई नहीं बोलता। एथिक्स के पेपर में इंसान, दरअसल पूरे सारी सर्विसेज देने वाले केवल उसको इंसान मानना शुरू कर दे। वकील बोलता मेरा क्लाइंट है, इंसान कहाँ है? बेसिक तो ह्यूमन है। तो वो सर्विस शुरू हो जाएगी, पब्लिक सर्विस शुरू हो जाएगी। और हमारा तो कमीशन का नाम ही है पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पब्लिक सर्विस कमीशन, बाहर लिखा रहता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूनियन हटा दीजिए, कमीशन हटा दीजिए, तो केवल वो एग्जाम थोड़ी है। जनरली हम उसका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मीन्स क्वेश्चन पेपर, रिजल्ट, रिक्रूटमेंट का एडवर्टीजमेंट, फॉर्म भरना है, फीस जमा करनी है, एडमिट कार्ड, यही सब हमको यूपीएससी लगता है। बट पब्लिक सर्विस, तो फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है ना इंटरव्यू में कि आप जो एंटर कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, उससे पूछते हैं। हाँ लिखा हुआ था पब्लिक, कई लोग बोलते हैं यूपीएससी लिखा हुआ, यूपीएससी तो नहीं लिखा हुआ, ये बोला नहीं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन लिखा हुआ है। सो व्हाट डू मीन बाय पब्लिक सर्विस? उसमें पब्लिक सर्विस बताइए, पब्लिक सर्विस क्या है? लोक सेवा। तब वो बोलने लग जाएंगे कि पब्लिक सर्विस मीन्स सर्व टू पीपल, और ये बहुत सारी चीजें, लोगों की सेवा करना, बहुत बड़ी बड़ी बात है। नहीं, गवर्नमेंट फंडेड, जो फंडेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जिन सर्विसेज को फंडेड करती है उनको लोगों तक पहुंचाना। सो डिस्ट्रीब्यूशन and compliance of those services funded by government। सरकार के द्वारा प्रायोजित, खर्चा की गई, सरकार के द्वारा बनाई गई वो योजनाएं, वो स्कीम्स बेनिफिशरीज तक पहुंचाना, यहां पब्लिक सर्विस। इमोशनल आंसर नहीं, प्रैक्टिकल आंसर। वो इमोशनल में तो हम बोले पब्लिक सर्विस मतलब लोगों की सेवा करना, उनके कष्ट दूर करना, ये तो फालतू बात है। आप कोई भगवान थोड़ी हो कष्ट दूर करोगे। वो तो माइथोलॉजिकल स्टोरीज में आते हैं ना, ईश्वर आते हैं, बताओ बच्चा क्या कष्ट है, तथास्तु, कष्ट दूर हो गए। वो ऐसा तो नहीं हो, यहाँ तो बकायदा सर्विसेज है। और फंड कहाँ से आ रहा है उन सर्विसेज का? गवर्नमेंट दे रही है, पब्लिक का फंड है, लोगों का पैसा है। ठीक है ना?
तो मुझे लगता है पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ में ये भी एक आता है पेट्रियोटिज्म। तो पेट्रियोटिज्म वर्सेस नेशनलिज्म, बहुत कुछ लिखने के लिए आता है। क्या नेशनलिज्म बेकार? तो नेशनलिज्म पॉलिटिकल टर्म है। नेशनलिज्म राष्ट्रवाद पॉलिटिकल टर्म, एंड पेट्रियोटिज्म ह्यूमन वेलफेयर वाला। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो हम लोगों को उसमें तो हम लोग जो गोस्वामी तुलसीदास जी को पढ़ते हैं रामचरितमानस में, तो वो लिखते हैं ना, परित सरिस धर्म नहीं भाई। तो ये धर्म भी है, रिलीजन भी, जो मैंने आपको बताया था। एथिक्स एंड रिलीजन, एथिक्स एंड लॉ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एथिक्स एंड लॉ के हैं, उसके बाद एथिक्स एंड रिलीजन। तो इन सबको रिवाइज करिए, अच्छे से लिखते रहिए। तो रिलीजन से भी एथिक्स आते हैं, लॉ से भी एथिक्स आते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने कहा था आपको, तो कम से कम 15 जो है बेसिक वैल्यूज, वेयर वर्च्यूज, एडमिनिस्ट्रेटिव या पब्लिक सर्विस वर्च्यूज 15 तैयार कर लीजिए। जो मैंने पहले लिखवाए थे, शायद 10-12 तो लिखवा देती आपको, पर कई सारे अच्छे स्टूडेंट 13 तक जाके अटक जाते हैं, 12 पे जाके अटक जाते हैं, पूरे 15 नहीं लिख पाते। तो पूरा 15 जो लिख देगा वो जीत जाएगा। एक क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि सिटीजन के लिए, यानी किसी नागरिक के लिए पेट्रियोटिज्म क्या है। अभी मैं एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज के लिए बता ना, तो जैसे खाना अत्यधिक खाना या जूठन छोड़ना, तो ये पेट्रियोटिज्म नहीं है। पानी का दुरुपयोग, पर्यावरण को खराब करना, तो जो हम बचा सकते हैं, पर्यावरण को जितना बचा सकते हैं, खाने को जितना बचा सकते हैं, पानी को जितना बचा सकते हैं, हवा को प्रदूषित होने से जितना बचा सकते हैं। तो इसीलिए एथिक्स में आता है ना, स्मोकिंग नहीं करना है या ड्रिंक नहीं करना है। तो एथिक्स, एथिकल बिहेवियर, कानून के हिसाब से तो वो ठीक है, लेकिन एथिक्स में नहीं है, अनैतिक है, गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि कानून तो अलाउ कर रहा है, तो लीगल तो है बट अनएथिकल है। तो बहुत सारी चीज़ें लीगल है बट अनएथिकल है। स्मोकिंग कोई करता है तो इलीगल नहीं है, पब्लिक प्लेस पे तो इलीगल है, बट अगर कोई अपने प्राइवेट प्लेस पे, आपने एयरपोर्ट में भी देखा होगा, एक रूम बना रखता है, स्मोकिंग रूम होता है, वो स्मोक एरिया, कि वहाँ जा कर के आप स्मोकिंग कर सकते हैं। तो कोई वहाँ जा कर के अगर स्मोकिंग कर रहा है तो ठीक है, इलीगल नहीं है, क्योंकि वो उस एरिया में कर रहा है, किसी दूसरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट वो अनएथिकल है। लोग उसको जिस निगाह से देखते हैं वो अच्छा नहीं देखते, मतलब इतना ज़रूरी है इनके लिए। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो अनएथिकल भी नहीं है, ड्रिंक करना वहाँ अनएथिकल भी नहीं है, बट इंडिया में जो है, यहाँ हम लोगों के लिए है, हमारी सोसाइटी जो है उसको अनएथिकल मानते हैं। तो सोसाइटल वैल्यूज़ भी हैं जो ऐसी चीज़ें जाती है। तो सिटीज़न के लिए पेट्रियोटिज्म बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, ये मैंने जितनी भी बातें बताई है, ये पढ़ने में, लिखने में, सुनने में और बोलने में, मेरे लिए भी बोलने में बहुत आसान है, आपके लिए सुनना बहुत आसान है, आपके लिए लिखना भी आसान होगा। हो सकता है कोई बुक लेकर के आए तो पढ़ना भी आसान हो जाएगा, बट प्रैक्टिस में लाना सबसे मुश्किल काम। यही सब चीज़ें प्रैक्टिस में लाना बहुत मुश्किल काम। अनटचेबिलिटी भारत में लार्ज स्केल पे प्रैक्टिस होता है, अनटचेबिलिटी। मैनुअल स्कैवेंजिंग अभी भी चलता है, हाथ से मेला उठाना भारत में भी खत्म नहीं हुआ है, 2023 में भी है। हाथ से मेला उठाती हैं महिलाएं, जनरली उसमें पुरुष कम काम करते हैं, पुरुष मेन होल में उतरते हैं और नाली साफ करते हैं। पर डे 2 व्यक्ति मर जाते हैं नालियों में, नाली साफ करते हुए। इक्विपमेंट नहीं है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पर इंसान नहीं उतरता,
मशीनें साफ करती हैं। और इंसान को कहीं जाना भी पड़ता है तो वेल इक्विप्ड होता है, ऐसा लगता है जैसे चांद पे उतर रहा है, एस्ट्रोनॉट की तरह पहन के जाता है वो। लेकिन इंडिया में इंसान बल्कि अपना जो टी शर्ट और शर्ट वगैरह है वो भी उतार देता है और ऐसे सीधा उतरता है अंदर। तो कितने सारी स्किन डिजीजेज हो सकती हैं, कितने सारी प्रॉब्लम्स हैं। हम लोग कितने हाइजेनिक रहते हैं, हम लोग कितना ध्यान रखते हैं, कितनी बार हाथ धोते हैं, वो पूरा डूब जाता है, नाक मुंह सब अंदर होता है उसका। उसको फील करना एम्पैथी या कॉम्पैशन के लेवल पे बहुत मुश्किल काम है। मैन्युअल स्कैवेंजिंग, ये सब चीजें हैं, प्रैक्टिस में है और ये चल रही हैं। और हम कतई उसके हाथ का खाना नहीं खाना चाहेंगे। कैसे खा सकते हैं? वो नहा ले तब भी। तो इसलिए डिस्क्रिमिनेशन तो है और वो कास्ट बेस्ड है। 99% लोग शेड्यूल कास्ट के हैं, 99%। जहां कहीं वैकेंसी होती है उस वैकेंसी को भी वही फील करते हैं। बहुत ओपन वैकेंसी होती है, ऐसा नहीं होता उसमें एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति के लिए 100% रिजर्वेशन, ऐसा नहीं है। कोई भी जाकर के कर सकता है, लेकिन कोई नहीं करता, आवेदन ही नहीं करता। 100% वही लोग आवेदन करते हैं और वही जाते हैं। ये रियलिटी है। बट हम प्रैक्टिस में लाते हैं क्या इसको? नहीं ला सकते। तो कॉम्पेशन हम कर ही नहीं पाते। उन लोगों के लिए कुछ करना हो तो उनकी बस्ती में जाकर के उनके बच्चों को पढ़ाना हो, तो जहां बदबू आती हो और जहां शराब पीना आम बात हो, लड़ाई झगड़ा भी अपने आप में आम बात हो जाएगी, फैमिली डिस्टर्ब होंगी, तो उनके बच्चे भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होंगे। प्रैक्टिस में लाना बहुत मुश्किल काम है, एम्पैथी को भी और कॉम्पेशन को भी और पैट्रियटिज्म को भी। ये सारी जितनी बातें हैं ये सब किताबों में अच्छी लगती है, प्रैक्टिस में नहीं आती। सिविल सर्वेंट को प्रैक्टिस में लानी पड़ती है, पब्लिक सर्विस। बहुत बड़ा टास्क है। आम आदमी भी जो नहीं ला सकता उसको लाना पड़ता है। उसको एक्टिव लिसनिंग करना है, यानी पास में बिठा करके उसको सुनना है जबकि उसके अंदर से बदबू आ रही है। जैसे डॉक्टर को कैंसर के बहुत सारे ऐसे पेशेंट का ड्रेसिंग करना पड़ता है जो बहुत बदबू आती है, बाकी लोग तो घर वाले चले जाते हैं, उसकी पत्नी बच्चे सब बाहर चले जाते हैं क्योंकि बदबू सहन नहीं होती जब भी वो कॉटन खोलते हैं तो। लेकिन वो तो ड्रेसिंग करता है। तो डॉक्टर वाला काम है गंदगी के बिल्कुल नजदीक जाना, उसको साफ करना है। और वो अगर आप ही अगर सुनने के लिए मना कर देंगे फिर उसके साथ जस्टिस कैसे होगा? इसलिए प्रैक्टिस व्यवहार में लाना बहुत ही मुश्किल काम है। इन सब चीजों को व्यवहार में लाना। ढेरों लोगों को खाना नहीं मिलता। हरियाणा की 2 स्टोरीज बड़ी पॉपुलर हैं, आप भी जाकर के देख सकते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो 2 प्रकार की चीजें हैं, वो समझ लीजिए। 2 प्रकार की चीजें हैं, 2 प्रकार के पीड़ित हैं। एक पीड़ित जो हैं वो जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिनका हुआ है, ऐसे महिलाएं, बच्चे, छोटे बच्चे, ऐसी महिलाएं जो बेच दी गई हैं, पुलिस भी उनको सपोर्ट नहीं करती। उनके लिए क्या करना है? उनको बोलेंगे वल्नरेबल, जो आसानी से एक्सप्लॉयटेशन के लिए अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है, उनका शोषण हो सकता है, आसानी से हो सकता है। इनको बोलेंगे वल्नरेबल। वल्नरेबल टू ओपन फॉर या इजी एक्सेस होता है, किसके लिए? एक्सप्लॉयटेशन के लिए। जो एक्सप्लॉइट करना चाहता है वो ऐसे लोगों को ट्रैप कर आसानी से। समझ रहे हैं ना? वल्नरेबल। और दूसरे लोग हैं डिप्राइव्ड, वंचित हैं, जैसे कि विडोज हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, हैंडीकैप्ड हैं,
और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि बहुत सारी चीजें नहीं मिली, उनको करना पड़ता है एम्पावर वीकर सेक्शंस, खास करके जो बहुत ही बीपीएल हैं, ये बहुत ही पावर्टी, एक तरह से उनको करना है एम्पावर। एक तरफ आपको एम्पावरमेंट करना, एक की तरफ करना है रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन। किसी किसी को रेस्क्यू और रिहेबिलिटेट करने की जरूरत पड़ेगी और किसी को केवल एम्पावर करने की जरूरत पड़ेगी। तो दो तरह का गवर्नमेंट का काम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का दो तरह का काम होता है। फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट तो आप एम्पावरमेंट करोगे। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो एम्पावर करती हैं, उनको पैसा देती हैं, इक्विपमेंट देती हैं, स्किल देती हैं, उससे उनको रोजगार मिलता है, वो अपने पैरों पे खड़े हो पाते हैं, सेल्फ रिलायंट हो पाते हैं, आत्मनिर्भर हो जाते हैं। लेकिन एक महिला 17,000 रुपये में झारखंड से खरीद करके हरियाणा में एक आदमी को ब्याह दी गई। हरियाणा में आप जानते हैं सेक्स रेशो बहुत कम है, लड़कियां नहीं हैं, फीमेल फिटिसाइड बहुत है, कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा होती है हरियाणा में। तो कई सारे गांव हैं जहां केवल कुंवारे रहते हैं, लड़के ही मिलते हैं, लड़कियां हैं नहीं, कोई देना भी नहीं चाहता उन गाँवों में। तो वो लोग खरीद के लाते हैं गरीब इलाकों, गरीब राज्यों से, जहाँ लोग अपनी बच्चियों को बेचते हैं। तो 17,000 रुपये में वो खरीदी गई। उसके 2 बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तो और उसका पति कोविड में मर गया। उसका क्या, उसका फ्यूचर। ऐसे ही एक मानसिक रूप से विकलांग, मेंटली पूरी तरह से रिटार्टेड एक लड़का है 20-22 साल का, उसके लिए 20,000 में एक लड़की वेस्ट बंगाल से खरीद के हरियाणा में शादी की गई। ये सारी केस स्टडीज न्यूज़पेपर में और उसमें मिल जाएगी आप। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फीमेल ट्रैफिकिंग, दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार भारत में बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में। सिविल सर्विसेज वालों को करना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगी। और उसका पति जो है वो मेंटली डिस्टर्ब है, और कोविड में जो है उसके घर वालों के जो दूसरे लोगों के काम थे वो भी बंद हो गए, तो उसको प्रोस्टिट्यूशन के लिए भेजा जाता है और रोज घर आती हो वापस। रिहेबिलिटेट कौन करेगा, रेस्क्यू कौन करेगा ऐसे लोग? उसको अगर पुलिस या कोई एसडीएम लेने जाएगा कि इसको हम वेस्ट बंगाल में इसके घर वालों को देने, तो कितना संघर्ष झेलना पड़ेगा एसडीएम को। तो ये बहुत प्रैक्टिकल वर्क, बहुत मुश्किल है। आप किसी की हेल्प करने, किसी पोस्ट पे होने के बावजूद भी आप किसी की हेल्प करने जाओगे कैसे? पूरा मोहल्ला खड़ा हो जाएगा आपके खिलाफ, आपको पीटने के लिए। आप कहोगे तो फिर तुम इससे प्रोस्टिट्यूशन क्यों करवा रहे हो, वेश्यावृत्ति क्यों करवा रहे हो? इससे खाना बनवा लो, घर में रखो। वो मेंटली डिस्टर्ब था बच्चा, पागल था, उसके लिए वो शादी करके लाए 20,000 दुल्हन लेके आए। तो 15 से 20,000 में दुल्हनें मिलती है। ये इंडिया, इंसान बिक रहे हैं। यहाँ भोपाल में आप झुग्गी झोपड़ी में देखो, महिलाएं बिकती हैं, गुजरात जाती हैं, केरला जाती हैं, तमिलनाडु में जो मारवाड़ी लोग हैं, जैन हैं। अब वो होती है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की, लेकिन वहाँ जाकर के वो जैन हो जाती हैं, ब्राह्मण हो जाती हैं। वो तो अच्छी ज़िंदगी भी होती है, मुझे लगता है ठीक भी हो गया उनका। लेकिन वो जो व्यक्ति है वो 40 साल का है, डायबिटिक है और दिखने में बिल्कुल कुरूप है, उसको तभी तो लड़की नहीं मिली ना उसकी कम्युनिटी में। तभी तो शेड्यूल कास्ट की 16 साल की, 15 साल की लड़की 50,000 रुपये में खरीद के ले जा। भोपाल का रेट ज़्यादा है, यहाँ 50,000 है। बाकी वेस्ट बंगाल, झारखंड में 15,000 है, 15 से 20,000 है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग कौन करेगा इसको? रेस्क्यू, रिहेबिलिटेट कौन करेगा? बड़ा बड़ा टास्क। तो बातचीत करना एक अलग चीज़ है, कॉम्पेशन भी, एम्पैथी तक ठीक है, एम्पैथी कर पाओगे बस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सुन लोगे, कॉम्पेशन तक तो जा ही नहीं पाओगे। कॉम्पेशन पे जाओगे तो सिस्टम आ जाएगा साथ में पूरा का पूरा, क्योंकि सोसाइटल वैल्यू नहीं है। ऐसे लोगों की इज्जत बनी हुई है, ऐसे लोगों के रिसेप्शन में लोग चले जाते हैं।
तो क्या ये नहीं होना चाहिए? तो इंटरकास्ट है। इंटरकास्ट तो तब होता है जब लड़का जो है 21 साल का होता, लड़की 19 साल की या 20 साल की होती, या दोनों 21-21 के होते, लव मैरिज होती या इस टाइप का होता, तो इंटरकास्ट होता ना। ये तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस वजह से आप जबरदस्ती किसी भी कास्ट की लड़की को, तो उसकी ज़िंदगी के साथ आप खेल गए, क्योंकि वो लड़की जब 35 साल की होगी तब तक आप मरने की तैयारी हो जाएगी। तो उन बच्चों का क्या होगा जो 10-12 साल के रहेंगे? उनके करियर का क्या? तो सारा काम तो उसी को करना पड़ेगा ना फिर। ठीक है, सारे लोग धन संपत्ति छोड़ के थोड़े जाएंगे, और केवल धन संपत्ति से ही सब कुछ होता है क्या? बहुत सारे वैल्यूज आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो जितनी केस स्टडीज़ पढ़ेंगे आप, इंडिया में तो काफ़ी है, बाहर के देशों में दूसरे प्रकार की प्रॉब्लम्स है। वो वॉलंटरीली लोग जो है वो ये करते हैं, बट ये डिफरेंट चीज़ है। मुझे लगता है कि एथिक्स में काफ़ी मसाला मिला होगा वो लिखने के लिए, खास करके केस स्टडीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए तो शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब भारत माता की, भारतीय संस्कृति की